नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज अभी हम चला रहे हैं बिहार बोर्ड के वैसे छात्रों के लिए चला रहे हैं जिसका जो अभी 10th में है और जिनका जो है बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आपका बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल भी आ चुका है। वह शेड्यूल जो है आपका टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है और मतलब यूट्यूब चैनल पर भी है आपका मतलब एग्ज़ाम का शेड्यूल उसमें आप जा करके देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जो भी छात्र छात्राएं, तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आप लोगों को मिलता है, आप लोग के लिए एक सीरीज लाई जा रही है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10th के 10वीं के एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें जो है 50% जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है 50%। कहने का ये मतलब है कि जैसे देखिए मैथ्स में आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है 20 नंबर का, तो वहाँ आपको 80 नंबर का ही एग्जाम होता है। तो 80 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, मतलब 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का सब्जेक्टिव। तो यहाँ इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा दिया जाएगा बहुत कम टाइम में। अभी आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, आपको पढ़ना भी है, रिवीजन करना है। देखिए अब जो टाइम है उसमें अब आप लोग कोशिश करें, जो आप लोगों ने एक साल पढ़ लिया है उसको अधिक से अधिक जितने बार आप रिवाइज कर सकते हैं रिवीजन करें। रही ऑब्जेक्टिव की बात, तो देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा रोल का प्ले करता है आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि 80-85% या 90% मार्क्स लाएं आप अपने 10th के एग्जाम में, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, सपोज करते हैं 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। अगर ऑब्जेक्टिव मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो मेरा निश्चित रूप से आप लोगों से प्रॉमिस है कि आप लोगों को 50 में हम 49 नहीं होने देंगे, या किसी कंडीशन में 49 हो भी जाती है तो 49 बहुत बुरा नहीं है। 50 में 50 का हम लोग तैयारी करेंगे और ये बहुत कम टाइम है। देखिए ऑब्जेक्टिव इसलिए थोड़ा देख लेना आप लोगों को जरूरी है। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किए, फिर भी ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन होता है कि देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग टेक्निक से सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है वहाँ आप नहीं देखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको इतने कम टाइम में सोल्व करना है। तो पहले से हम लोगों को इसके साथ मतलब ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए आप 50 नंबर का जो क्वेश्चन आपको आंसर देना है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, जो है क्वेश्चन आएगा आपको 100, लेकिन आपको जवाब देना है 50 का और नंबर जो आपको मिलेगा नंबर भी आपको 50 ही मिलेगा। कोई बोलेंगे कि सर हम तो मतलब अगर 60 का आंसर दे देंगे तो 60 नंबर मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आप 60-100 का भी दे देंगे फिर भी आपको 50, आप जैसे 150 तक काउंट होगा, जहां आपका ये 50 नंबर को मतलब 50 क्वेश्चन ये गिनती से हो जाएगा कि आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वहीं तक आपका जो है मतलब काउंटिंग होगा। उसके आगे आप कितना सॉल्व किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जो है टाइम अपना ख़राब ना करें, सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब दें, आपको 50 नंबर ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव से। तो ये सोचे कि ऑब्जेक्टिव कैसे 50 आए, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से इसको शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का मतलब लिंक भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी। और ये वीडियो निश्चित रूप से आपका जो स्कूल होगा, स्कूल में निश्चित रूप से 10th के स्टूडेंट का कोई ना कोई ग्रुप होगा जिसमें 10वीं के बोर्ड एग्जाम वाले छात्र होंगे, तो उनको ये चीज़ आप शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पर जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव मतलब निश्चित रूप से बढ़िया से तैयारी करवा दिया जाएगा। तो 50 में जो है 50 आप लोगों का यहाँ फिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ हिंदी, ये आज जो है हम जो अभी करवाने जा रहे हैं आपका, ये जो है हिंदी होगा। हिंदी का ये पहला सेट होगा। इससे पहले जो है हमने मैथ्स का सेट करवा दिया है आपका, उसके बाद जो है साइंस करवा दिया है, ये हिंदी है। इस तरह से हम सारा सब्जेक्ट आपका करवा देंगे। तो ये हिंदी है, हिंदी है सेट, ये पहला होगा हिंदी का। इसमें आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और इस तरह से सब मैथ का भी मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा, आपके सामाजिक विज्ञान का भी मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। देखिए यहाँ कुछ नोटिस दिया हुआ है आज का, जो है हम लोग को शुरू करते हैं आगे। तो इसमें कुछ नोटिस दिया हुआ है। नोटिस आप जब एग्जाम में देने जाएंगे एग्जाम, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऊपर में परीक्षार्थी के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं, वो आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है।
दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब यहाँ इस साइड में जो है जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का है, वो यहाँ लिखा रहता है कि कितना नंबर का क्वेश्चन। ये यही कह रहा है कि उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। मतलब जितने शब्द में बोला जा रहा है आपको 10, 20, 50, 100 शब्द में या एक शब्द में, उतने ही शब्द में उत्तर देंगे। कह रहा है इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जाता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में होगा। खंड अ जो है आपको मैं बताया कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिनमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो कंप्यूटर द्वारा प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ये बातें मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, उससे ज़्यादा आप दे भी देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका 1 अंक निर्धारित है, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा। इसका उत्तर जो है OMR शीट पर आपको भरना है, ठीक है, काले नीले बॉल पेन से। खाली ये तो आपके एडमिट कार्ड पर या बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ से भरना है, लेकिन यही पेन से ही भरना होता है। खंड और खंड ब में जो आपको 6 क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा क्वेश्चन और खंड ब में, ठीक है। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना करें। एग्जाम में आप लोग जो है किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो वहाँ पकड़े जा सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, कैसे चोरी करें नहीं करें, क्या रिस्क ले नहीं ले। आपको यहाँ 50 में ये 50 आपको आ जाएगा, सपोज करते हैं उधर जो है 50 बचता है, उस 50 में आप 40 भी लाते हैं फिर भी आपका 80-90% मार्क्स बन जाता है। तो क्या जरूरी है दिमाग लगाना चोरी पर, क्या करें नहीं करें, है कि नहीं। थोड़ा इधर आप लोग थोड़ा मेहनत कर ले। इसको देखिए मान के चलिए जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो थोड़ा कम भी मतलब पढ़ाई की है तो अब टाइम वो आ गया है कि आपको दिन रात एक करने की ज़रूरत है। अगर आप दिन रात एक नहीं करते हैं, सोए रहते हैं, तो फिर आपको तो दिक्कत है ही। तो थोड़ा आप मेहनत करिए, थोड़ा हम मेहनत करते हैं, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए। इसको आप देख करके भी जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी है, मान के चलिए 2-4 बार एक वीडियो देख लेते हैं तो ये जो रिपीट इतना बार रिपीट हो जाएगा आपको एकदम याद रहेगा वो चीज़ें। चलिए आज का जो है मतलब लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। आप एक इसमें जो है चिमटा वाली एक कहानी है तो उसी का एक क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ऑप्शन है आपका दुखी हो गया, उदास हो गई, स्नेह के अतिरेक मन में मन गदगद हो गया, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया, और 4th नंबर ऑप्शन है खुश हो गई। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है, आप स्टोरी पढ़े हैं। तो देखिए इसका जो आपका सी ऑप्शन सही होगा, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे किस कविता की पंक्ति है। ये जो है आपका कह रहा है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, वे किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन है आपका ए बच्चे की दुआ, 2 बी है कर्मवीर, 3 है कबीर के पद, और डी है पीपल। चलिए इसका आंसर बताइए। सेकेंड का आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, कर्मवीर कविता है उसका ये पंक्ति है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर सेकेंड हो गया, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3rd नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। बाल गोविंद भगत के बारे में पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे। ए गंगा स्नान करने, बी वैष्णो देवी के मंदिर, सी काशी विश्वनाथ मंदिर, और डी शांति कुंज हरिद्वार। तो 3rd का जो है आपका कौन सा सही होगा बताइए। देखिए 3rd का आपका ए ऑप्शन सही होगा, गंगा स्नान करने जाते थे। कौन, बाल गोविंद भगत। कब कब जाते थे, तो हर वर्ष जाते थे। इसको भूलेंगे नहीं आप लोग, याद रखेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन देखेंगे मतलब 99% आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही देखने को मिलेगा, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मतलब 100% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को आप लोग, ये वीडियो अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पास टाइम कम है, तो इसको वीडियो को 2-3 बार निश्चित रूप से आप देख लें, वो रिकॉल हो जाए।
तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख भी सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप अपने दोस्तों में याद रखें कि आपको ये काम करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में, आपके स्कूल के जितने भी मित्र होंगे उनको शेयर करें। थोड़ा आप लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये सीरीज़ हम नहीं ला पाएंगे, और नहीं लाएंगे तो फिर आप लोग को बहुत बड़ा लॉस लग जाएगा। तो आप लोगों को देखिए, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते हैं किसी टीचर के पास, तो आपको वहाँ 400, 500 या 1000 रुपये मंथली आपको देना होता है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 1 रुपया आपसे नहीं लग रहा है। बस आप लोगों से थोड़ी सी मतलब अब हमारे साथ जुड़े हैं तो हम तो आपके टीचर हैं, तो टीचर के नाते या दोस्त कहिए, भाई कहिए, जो भी चीज़ जिस भी आप मतलब जो भी मानते हो, तो मतलब उस नाते हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा आप शेयर करें अपने दोस्तों में कि मतलब यहाँ अधिक से अधिक लोग जुड़े। मान के चलिए 10, 20, 50 आदमी देखते हैं या 2-4 हज़ार आदमी देखते हैं, तो उसके लिए मैं क्यों मेहनत करूँ इतना ज़्यादा। अगर यहाँ 10-20 हज़ार लोग देखें तो उनके लिए मेहनत करने में मज़ा आता है कि 10-20, 50 हज़ार लोगों को ये फ़ायदा पहुँच रही है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 है कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। आपका ऑप्शन है ए 4 कोस दूर था, बी 5 कोस दूर था, सी 2 कोस दूर था, और डी है 3 कोस दूर था। तो 4 नंबर का जो है आपका ऑप्शन जो है डी सही है, मतलब 3 कोस दूर था। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है। ये जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है। ए समुद्र, बी पसीना, सी नदियां, और डी आंसू। बताइए क्या बहा देने की बात करता है। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए 5th नंबर का जो आपका आंसर है सी नदियां बहा देने की बात करते हैं। कवि जो हैं वो नदियां बहा देने की बात करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 कह रहा है आपका क्वेश्चन है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले से उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है। देखिए पंक्ति एक बार फिर से देख लीजिए। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है। आपके ऑप्शन है ए हुंडरू का जलप्रपात, बी है दीन बंधु निराला, और सी चिकित्सा का चक्कर, और डी है बाल गोविंद भगत। तो 6 का कौन सा आपका ऑप्शन सही है। 6 का जो है डी ऑप्शन आपका सही है, बाल गोविंद भगत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली। ये 7 नंबर है कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली। ए आपका ऑप्शन है हुंडरू का जलप्रपात है, दूध सागर का झरना है, सी गरसोप्पा का झरना, और डी ककोलत का झरना है। 7 नंबर में कौन सा आपका सही है। ये 7 का जो आपका ए ऑप्शन सही है, हुंडरू का जलप्रपात है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में निश्चित रूप से आप शेयर करें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, खैर कोई बात नहीं, अब सोल्व हो गई है। देखिए चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली, ये जो है आपका इसका ऑप्शन है हुंडरू का जलप्रपात है, दूध सागर का झरना है, गरसोप्पा का झरना है, और डी ककोलत का झरना है। 7 का जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, हुंडरू का जलप्रपात है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। ललन पटवारी की मरैया के पास, मज्जू महाजन की मरैया के पास, सिरचन की मरैया के पास, और डी है बिरजू की मरैया के पास। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइए। ये जो है 8 का आपका सी ऑप्शन
सही है। सिरचन की मरैया के पास क्या होता था? सिरचन की मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शंकर शैलेंद्र, बी ऑप्शन है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, सी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल और डी है आपका गोपाल सिंह नेपाली। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? बच्चे की दुआ किसकी कविता है? किन्होंने लिखी है बच्चे की दुआ? तो ये जो है मोहम्मद इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ। चलिए 9 का जो है सी ऑप्शन आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? तो आपका ऑप्शन ए है राजाओं की सूरत, बी है सम की सूरत और सी है वीरों की सूरत और डी है गरीबों की सूरत। तो आप जो हैं इसका आंसर मुझे बताइए। ये जो है आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, वीरों की सूरत। 10 का जो है सी ऑप्शन सही है, वीरों की सूरत। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? आपको पता होगा कि अशोक जो हैं बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के परपौत्र मतलब पोता थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो अशोक एक मतलब हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा सम्राट कहा जाता है, बहुत ही बड़ा सम्राट थे। तो उन्होंने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? पानीपत के युद्ध में, कलिंग युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में। तो अशोक जो है कलिंग युद्ध, अभी कलिंग जो है वर्तमान में जहां उड़ीसा राज्य आप पढ़ते हैं, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, उसी जहां उड़ीसा है वहीं एक राज्य था कलिंग। कलिंग के युद्ध में ही अशोक जो है अपना शस्त्र त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? ए अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, बी गाली नहीं दूंगा, सी झगड़ा नहीं करूंगा और डी है चोरी नहीं करूंगा। चलिए 12th का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बौद्ध धर्म में मेन बातें अहिंसा ही परमो धर्म की बातें हैं, तो अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ये अशोक ने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किए थे उन्होंने, तो बौद्ध भिक्षु के सामने उन्होंने यही ली थी कि प्रतिज्ञा ली थी कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? कह रहा है क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? ए सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, बी ऑप्शन है आपका दुखी हो जाता है, सी है व्याकुल हो जाता है और डी है खुश हो जाता है। तो 13 का जो आपका ए ऑप्शन सही होगा, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में उल्लिखित मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए है आपका ऑप्शन है ए अपने लिए, बी है भक्त के लिए, सी है मनुष्य के लिए और डी है ईश्वर के लिए। ये कविता आपने पढ़ी होगी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो इसमें जो है 14 ये जो है मोको ईश्वर के लिए जो है, इस कविता में मोको शब्द का जो यूज हुआ है, प्रयोग किया गया है, वो ईश्वर के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा गया है? भारत की अस्मिता का अभेद
कवच किसे कहा जाता है? ए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, बी है मगध विश्वविद्यालय को, आपका सी ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय को, और डी है दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, आपका ए ऑप्शन सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? देखिए क्वेश्चन है आपका 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के बारे में पूछा गया है, कौन थे? तो अतीश दीपंकर थे, बी है आर्यभट्ट थे, सी है शांति रक्षित थे, और डी है हरिभद्र थे। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है ऑप्शन सही है डी, हरिभद्र थे। नेक्स्ट है 17 नंबर का, करेक्ट। दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? ए है वंशीधर श्रीवास्तव, बी है राम स्वच्छ बेनीपुरी, और सी है संकलित, डी है कामता प्रसाद सिंह काम। तो दीदी की डायरी जो आपको लिखी गई है वो संकलित है, ये सी ऑप्शन आपका सही है, 17 का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? आपके ऑप्शंस हैं स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? ए दीदी, बी है आपका ऑप्शन रिक्शा वाला, सी है दादी, और डी है नीलू। तो इसका क्या सही होगा? बी, स्कूल जाने के लिए जब घर से निकली तब रिक्शा वाला ने छींका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है? आपके ऑप्शन है ए बड़प्पन, बी वृक्ष के स्वरूप से, डी पत्तों की संरचना से, और डी है प्रकृति के विविध रूपों से। तो 19 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, प्रकृति के विविध रूपों से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दीनबंधु निराला बराबर किसे लिखते थे? ये होगा दीनों को, बी होगा राजनीतिज्ञों को, सी होगा साहित्य प्रेमियों को, और डी होगा अमीरों को। आपके 20 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, दीनों को। यहाँ दीनों से तात्पर्य है दीनबंधु निराला, मतलब गरीबों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, खाली जगह किसे कहा है? ए कसरा ने, बी सेठ ने, डी खेमा ने, और सी डी ने सोनी ने। तो 21 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, खेमा ने। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, किसने कहा? खेमा ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? आपके ऑप्शन है ए क्योंकि नंगे पैरों की जलन से आराम मिलता था, बी है क्योंकि पैर साफ हो जाते थे, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, साफ होगा यहाँ पर, सी है क्योंकि उसकी आदत थी, और डी है क्योंकि पानी से खेलना उसे अच्छा लगता था। तो आपके 22 का जो है ए ऑप्शन सही है, क्योंकि नंगे पैरों की जलन में आराम मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। कह रहा है कि गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? ए है आपका ऑप्शन ड्राइवर थे, बी है चपरासी, सी है क्लर्क, और डी है शिक्षक थे। 23 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, गुड़िया के पिता ड्राइवर थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त होता है?
क्या है क्वेश्चन आपका, जैनम खानम को कराटे में क्या प्राप्त होता है? ए है ब्लैक बेल्ट, बी है ब्लू बेल्ट, सी है ऑरेंज बेल्ट और डी है ग्रीन बेल्ट। तो 24 का जो है आपका क्या सही होगा बताइए? बी, ब्लू बेल्ट। जैनम खानम को कराटे में ब्लू बेल्ट प्राप्त है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 25 नंबर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? आपके ऑप्शंस है ए मुंडा विद्रोह के दौरान, बी आदिवासी आंदोलन के दौरान, सी अगस्त क्रांति के दौरान और डी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? इसमें जो है आपका अगस्त क्रांति के दौरान, सी ऑप्शन आपका सही है। 25 का सी ऑप्शन सही है। चलिए 26 नंबर देखते। कह रहा है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन है ए उज्जोर ज्वल, बी है उत्जोर ज्वल, सी है उज्ज जोर वल और डी है उजोर ज्वल। तो 26 का जो है कौन सा सही होगा? ये जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, उत्जोर ज्वल। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए कि ठ का उच्चारण स्थान है। देखिए ठ ऐसे बोलकर 2-4 बार देखिए ठ, कहाँ से आप बोल रहे हैं? 27 नंबर आपका ऑप्शन है ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ और डी है दांत। तो ऐसे जब आप ठ बोल के देखेंगे ठ मूर्धा से, ये आपका 27 का ए ऑप्शन सही है, मूर्धा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 28। कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों, यहां ध्यान दीजिए, देखिए दो वर्णों का मेल कह रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, वर्ण कहते हैं, संधि कहते हैं और क्रिया कहते हैं। तो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो है संधि कहते हैं। तो 28 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। चलिए देख लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्ण तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर क्रिया आप जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? आपके ऑप्शन है ए वर्षा की फुहार पड़ने पर, बी है आपका ऑप्शन गर्मी में, सी सर्दी में और डी रात में। तो 29 का जो है आपका क्या सही है? ए ऑप्शन सही है, वर्षा की फुहार पड़ने पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने? आपके ऑप्शन है ए शंकर शैलेंद्र, बी प्रेमचंद्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है आचार्य शिव पूजन सहाय। 30 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? 31 है आपका कि दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक कौन है आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी आचार्य शिव पूजन सहाय, सी वंशीधर श्रीवास्तव और डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए 31 का आंसर दीजिए। 31 का जो है आचार्य शिव पूजन सहाय, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल कहाँ है? ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए लातेहार में, बी हजारीबाग में, सी लोहरदगा में और डी है धनबाद में। तो ये जो है 32 का आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, हजारीबाग में। बी ऑप्शन आपका सही है, हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हुंड्रू के झरना की ऊंचाई कितनी है? ए 243 फीट, बी 245 फीट, सी 246 फीट और डी है आपका 247 फीट। तो 33 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं, 243 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दीर्घ सांस ने लेहू दुख
सुख साई ही न भूल किस कविता की पंक्ति है? धीरज धीरज सांस न लेहूं दुख, सुख साई ही न भूल की किस कविता की पंक्ति है? ए है आपके ऑप्शन बिहारी के दोहे, बी है रहीम के दोहे, सी है कबीर के दोहे और डी है जायसी के करबक से। तो 34 का जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 34 का ये जो दोहा है ये कबीर के दोहे हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। कह रहा है किसकी विदाई होने वाली थी? किसकी विदाई होने वाली थी? आपके ऑप्शन सही है लेखक की दीदी की, बी है लेखक की छोटी बहन की, सी है लेखक की भाभी की और डी है लेखक की बुआ की। तो 35 का जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, लेखक की छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 है कि सब पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? ए आपके ऑप्शन से बड़ी भाभी, बी मंजली भाभी, सी छोटी भाभी और डी है बड़ी चाची। तो 36 का आपका ऑप्शन जो सही है वो बी आपका सही है, मंजली भाभी। किसने कही थी ये बातें? मंजली भाभी ने कही थी। 36 का बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भूलेंगे तो फिर आप एग्जाम में झूलेंगे और आपको झूलना नहीं, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको हम झूलने नहीं देंगे। आपके जो 50 नंबर हिंदी में आएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आप टारगेट रखिए कि आपको 50 में 50 आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जितना भी सीरीज है इसमें मैं आपको कम से कम 500 से 700 या 1000 क्वेश्चन हिंदी का दूंगा, वो आप लोगों को बढ़िया से उस वीडियो को 2 बार देख लेना है। आप 2 बार देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा, याद रहेगी एग्जाम में आप जब जाएंगे तो एकदम आपको लगेगा कि पहले से मुझे ये चीज़ें सब आती है और आप खटाखट उसको बना देंगे। और एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में आपके जो बोर्ड एग्जाम आप 10th में हैं तो निश्चित रूप से आपके 10th के जो मित्र होंगे उसको आप शेयर करें। आपके स्कूल में जो ग्रुप है अगर तो उस ग्रुप में भी आप शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सुदामा चरित कविता किसकी रचना है? सुदामा चरित, याद रखिए सुदामा चरित कविता जो है किसने लिखी है, मतलब किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए रामस्वच्छ बेनीपुरी, बी है गोपाल सिंह नेपाली, सी है नरोत्तम दास और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो 37 नंबर 37 ये जो है सुदामा चरित ये नरोत्तम दास की कविता। 38 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? आपके ऑप्शंस है ए सीजर से, बी है हरक्यूलिस से, सी है सिकंदर से और डी है नीत्शे से। तो 38 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, सीजर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के? तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होगा दृष्टि। मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 5, सी 2 और डी 4। तो मात्रा की दृष्टि से स्वर जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, 39 का डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 कह रहा है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द भी छांटना ये पूछा जाता है आपको। निवृत्ति, बी है नक्षत्र, सी है तरित और डी है ज्येष्ठ। तो इसमें जो है आपका 40 डी ये ज्येष्ठ जो है ये सही है। शुद्ध कौन सा है? शुद्ध इसमें करेक्ट निवृत्ति, तरित और नक्षत्र ज्येष्ठ, इसमें जो है आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि जुलाई शब्द कौन संज्ञा है? जुलाई शब्द जो है कौन संज्ञा? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी है समूहवाचक। 41
तो जुलाई से तो किसी भी तरह की भाव नहीं निकलती है, ये नहीं होगा। जाति का बोध नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और समूहवाचक, जुलाई एक मंथ का नाम है जिससे किसी समूह का बोध नहीं होता। व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपका 41 का ए ऑप्शन सही होगा। 41। 42 देख लेते हैं। 42 कह रहा है कि पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। पत्र का जो है लिंग क्या है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, और इसमें से कोई नहीं है। तो पत्र जो है आपका, वो पत्र, ये पुल्लिंग शब्द है पत्र। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 कह रहा है कि मुझसे रोटी नहीं खाई गई इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? मुझसे रोटी नहीं खाई गई, आपके क्वेश्चन है मुझसे रोटी नहीं खाई गई, ये जो वाक्य है किस कारक का चिन्ह है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, और अधिकरण कारक है। तो 43 का जो है आपका, इसमें जो है मुझसे रोटी नहीं खाई गई, ये जो है करण कारक का चिन्ह है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 44 है कि परिचारक, ये शब्द है, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? परिचारक, परिचारिका है, ए ऑप्शन। बी है परिचारिकी है, सी परिचारकी, और डी है परिचारिन है। तो 44 का जो है आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। यहीं से परिचारिका ही होगा। परिचारक का जो है स्त्रीलिंग जो है परिचारिका ही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कोई, ए ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक, सी है संयुक्त सर्वनाम है, और डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो है आपका जो कोई, ये संयुक्त सर्वनाम है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चमक शब्द का विशेषण कौन है? चमक शब्द है आपके, चमक का विशेषण पूछ रहा है। ए ऑप्शन है आपके चमकना, बी है चमकीला, सी है चमकता, और डी है चमचमाना। तो 46 का जो है आपका बी सही होगा, मतलब चमक का विशेषण चमकीला होगा। 46। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 है, कह रहा है कि अनुवाद शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है अनुवाद में? आपके ऑप्शन से ए अनु उपसर्ग है, बी है अ उपसर्ग है, और सी है अनुपसर्ग है, और डी है अनु वा उपसर्ग। तो देखिए 47 अनुवाद उपसर्ग, इसमें खोजना है आपका। तो ये जो है आपका अनु उपसर्ग है आपका, ए ऑप्शन सही होगा। 48 देख लेते, कह रहा है कि यथाक्रम कौन सा समास है? यथाक्रम एक शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको खोजना है कि इसमें कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास है, बी है कर्मधारय समास है, डी है अव्ययी भाव समास है, और बहुव्रीहि समास है। समास निश्चित रूप से आपको पूछा ही जाता है, तो समास एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, समास के टाइप्स और उनका सभी का जो है एक दो एग्जाम्पल भी आप लोग देख लेंगे। समास निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए, तो इसमें जो है आपका ये अव्ययी भाव समास, आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, बी है विशेषण पदबंध, सी है क्रिया पदबंध, और डी है क्रिया विशेषण पदबंध। तो 49 का आपका जो है ए ऑप्शन सही है, संज्ञा पदबंध। भारत के प्रधानमंत्री कौन सा पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची है, शब्द है आनंद। आनंद शब्द का पर्यायवाची आपको खोजना है। पर्यायवाची है रसाल, बी है आपके ऑप्शन अंबक, सी है प्रमोद, और डी है अनक। तो 50 का जो है आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही है, प्रमोद। आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो सी है, प्रमोद भी आनंद शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। देखिए 49 क्वेश्चन फिर से बार देखते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री को जो है कौन पदवंत का उदाहरण है? इसमें जो है मैंने आपको बताया कि संज्ञा पदवंत है। 49 50 क्वेश्चन देख लिए। 51 चलिए देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन ही रखेंगे। ये जो है लगभग 40 मिनट का आपका वीडियो हो गया है, तो 50 क्वेश्चन हमने 40 मिनट में 50 क्वेश्चन देखे, कोई तो अच्छा ही है। और इसके जस्ट बाद इसका सेकेंड, ये जो है आपका सेट हिंदी का जो सेट होगा, ये सेट फर्स्ट है। ये सेट फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट होगा। इसको जब यूट्यूब पर अपलोड करूँगा मैं सेट फर्स्ट ऐसे करके, फिर आगे में एक लगाऊंगा। फिर जब ये सेकेंड मतलब इसका सेट फर्स्ट पार्ट देंगे इसे फर्स्ट, ठीक है। और फिर इसका जस्ट मतलब सेट फर्स्ट का ही जो है फर्स्ट का ही जो है ये सेकेंड करके ऐसे मैं अपलोड करूँगा। तो इसमें 51 नंबर को 51 क्वेश्चन देख लिए। वो जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें 49 क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि आशा शब्द का विलोम होगा। आशा जो है उत्कर्ष है, आपके ऑप्शन से सेकेंड है, निराशा है, अधेय है और आस्तिक है। तो आशा का जो है निराशा होगा। आपका 51 का जो है सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो आपका सीरीज चल रहा है, इसमें जो कम से कम 600 700 या 1000 क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में मिलेगा। लगभग मैथ, साइंस, SST, उसके बाद जो है हिंदी, सभी सब्जेक्ट में आपके जो है संस्कृत, उसमें 500 से 600 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि जब आप इसे बार बार देखेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा। आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को 50 में 50 चांस है कि आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा मतलब सीरियसली देखिए और अपने दोस्तों में, जो आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करिए। अधिक से अधिक जो भी 10th के बच्चे हैं उन लोगों को मतलब इससे जुड़िए, उनको शेयर करिए। और आप जो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं कि आपके 10th के एग्ज़ाम में 90% मार्क्स निश्चित रूप से आएँ। और एक चीज़ें देखिए मतलब सिर्फ पढ़ना ही, मैं सभी वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको नंबर लाने के लिए। और जो है आपके पास मतलब टाइम भी अब बहुत कम है, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ के ही हम लोग सिर्फ रट्टू मल तोता बन जाएं तो मतलब उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाली चीज़ नहीं। थोड़ा आज के टाइम में हम लोगों को थोड़ा स्मार्ट भी बनना होगा। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो आंसर राइटिंग भी कुछ मतलब मायने रखता है। आपका आंसर राइटिंग कैसे करना है, इस टाइम में जो है थोड़ा डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, एग्ज़ाम का जो है मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, उसको कैसे मैनेज करें, इस चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए या कैसे मैनेज करें वो टेंशन, तो हमारे जो विशेषज्ञ टीम है, देखिए हमारे पास मतलब ऐसे टीम के लोग हैं, ऐसे हमारे टीम में कि जो 15 साल 20 साल से 10th का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। वो लोग मतलब निश्चित रूप से उसमें भाग लेते हैं हर एक साल। तो उन लोगों के पास थोड़ा जो है मतलब एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद वो हाई स्कूल के टीचर भी हैं, प्रेजेंट में भी हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो अगर आप लोग चाहें उनसे बात करने के लिए, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप लोग जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर है 8271859877। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है मतलब बात कर सकते हैं। आपको मतलब वो जो 98 नंबर है 9877, इस पे जो है आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसे इस समस्या से अभी जो है निपटा जाए। चलिए इस वीडियो में इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।